जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। आइए आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसा कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो हम नागरिकों के लिए जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम हमारे भारत में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में, अपने गाँव में, अपने देश के लिए एक सरकार हम चुनते हैं। भाई गाँव में हम सरपंच को चुनते हैं, राज्य में हम मुख्यमंत्री को, विधायक को चुनते हैं, और देश में हम सांसदों को चुनते हैं और हमारी एक सरकार बनती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि देखिए, एग्जाम में तो आपको ये काम आएगी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों उठता है कि आखिर जिस सरकार को हमने चुना है वो सरकार हमारे लिए उसको क्या करना चाहिए। भाई वो सरकार हमने क्यों चुनी, उस सरकार के क्या कर्तव्य हैं, ठीक। तो उस सरकार को हम कहते हैं राज्य, संविधान की परिभाषा में। तो आप देखेंगे संविधान की भाषा में क्या कहेंगे, राज्य का दर्जा कहेंगे उसे हम। देखिए कैसे देखिएगा, टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या मतलब हुआ यहां पर, इसका अर्थ ये हो रहा है कि आखिर राज्य का मतलब क्या। राज्य का मतलब सरकार, राज्य का मतलब क्या, सरकार। आखिरकार जो सरकार हमारी होती है, ठीक, वो सरकार गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट मतलब कौन, जिनको हमने वोट डालकर भेजा, ठीक, उनसे मिलकर बना जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसे कहते हैं हम सरकार, गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर ना, क्योंकि हमने चुना, जनता ने चुना और हमारे लिए ही चुना है। तो वो जो सरकार है, आखिरकार वो सरकार, ठीक, किस प्रकार की नीति, किस प्रकार की पॉलिसी, ठीक, हमारे लिए बनाएगी, ठीक, उसे बनाना चाहिए। इनकी चर्चा हम जिस विषय में करते हैं, ठीक, उसे कहते हैं राज्य के निर्देशक तत्व, और ये आपका संविधान का एक टॉपिक अपने आप में आता है। तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, जो हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के नियम, कायदे, कानून जिस ग्रंथ में, जिस पुस्तक में लिखे हुए हैं, ठीक, उसे हम संविधान कहते हैं। जैसे कि भगवान राम के समय में, ठीक, आज हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, तो भगवान राम के समय किस प्रकार का राज्य था, किस प्रकार से भगवान राम ने अपने राज्य को, अपने देश को चलाया, ठीक। वैसा आज यदि हम बात करें तो किस प्रकार से हमारे, ठीक, आज़ादी के नायकों ने हमें आज़ाद कराने के बाद में अलग अलग लोगों ने, उस समय के पढ़े लिखे लोगों ने हमारे लिए जो एक, हमारे देश को चलाने के लिए जो नियम, कायदे, कानून जिस ग्रंथ में बनाए, लिखे, उसे हमने क्या कहा, संविधान। संविधान, विधान का मतलब होता है कानून, सम मतलब सभी के लिए समान रूप से। और स्वाभाविक सी बात है, आज़ादी का मतलब क्या है, आज स्वतंत्र भारत का मतलब क्या है कि आज हमारे खुद के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार हमारा देश जो है आपका चलता है। तो उसी संविधान की यदि हम बात करें तो संविधान में अलग अलग भाग है। उस संविधान में कुल यदि हम बात करें तो 22 भाग है, ठीक। उसे 22 भाग में, 22 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो भाग है आपका, वो हमारे देश को, राष्ट्र का निर्माण करने की बात करता है कि आखिर के जो देश है हमारा, ठीक, वो कितने राज्यों से मिलकर बनता है। ये भाग ए में बताया गया है, मतलब भाग, पहले भाग में बताया गया है। भाग 2 में कहा गया है कि आखिरकार उस देश में रहेंगे कौन, उसके नागरिक कौन होंगे। जैसे ये क्लास हमने बनाई, जब हमने इस क्लास को बनाया होगा तो हमने बोर्ड लगा दिया, क्लास रख दी, टेबल लगा दी, चेयर लगा दी। अब आखिरकार ये तो भाई क्लास आपकी बन गई है ना, टीचर भी आ गए, स्टूडेंट भी आ गए, ठीक है ना, हाँ, टीचर भी आ गए। अब बात है, टीचर तो आ गए, लेकिन अब भाई इसके नागरिक कौन होंगे। तो क्लास में स्टूडेंट के बिना क्लास क्या पूरी हो सकती है, क्या बताइए। तो कोई भी देश जो है आपका अपने नागरिकों के लिए पूरा नहीं हो सकता, बिना भी नहीं हो सकता। तो इसलिए नागरिकता, ठीक, की बातें कही गई भाग 2 में कि आखिर देश का नागरिक कौन रहेगा। पहले देश बनता है 28 राज्यों से वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। फिर उस देश के भीतर उस नागरिक को बिठाया जाता है। नागरिक आखिर किस प्रकार से बनेंगे, क्या नियम है, उनकी बात की जाती है। फिर नागरिक जब बिठा दिए जाते हैं तो नागरिकों को बिठाने के बाद में हम बात करते हैं उन नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। तो भाग 3 जो संविधान का है वो मौलिक अधिकारों की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि आखिरकार हम नागरिकों के अधिकार क्या है। विद्यार्थी क्लास में बैठ गया तो आखिरकार विद्यार्थी के क्या अधिकार है, ये बातें संविधान के भाग 3 में की जाती है। इसी का अगला पार्ट है भाग 4। हमने पहले वाले पार्ट अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में देश में बहुत बड़े लोकतांत्रिक, हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक, हम कह सकते हैं कि व्यवस्था के अंतर्गत बहुत बड़ा एक पर्व मनाया जाने वाला चुनाव, इलेक्शन, ठीक है ना। तो इस इलेक्शन से पहले यदि हम बात करें तो ये नागरिकों के लिए, क्योंकि हम अब सरकार चुनने जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार की सरकार की उम्मीद रखते हैं। आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, किसी भी राज्य में आप रहते हो, आप किस प्रकार की सरकार को चुनने की इसका सोचते हो,
आपकी सरकार आपके लिए क्या करना चाहिए, वही संविधान का भाग 4 है, जिसमें लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो अब देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि आखिरकार ये राज्य के ये है क्या। किसी भी सरकार का ये उत्तरदायित्व तो होता है, जिम्मेदारी होती है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। सर क्या मतलब हुआ? लोगों के कल्याण की बात करने के लिए राज्य को बनाया जाता है, सरकार को बनाया जाता है। भाई हम विधायक को चुनने जाते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है कि विधायक हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लोगों के कल्याण की बात करता हो। ठीक, लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक, अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से उनको समानता मिलती है, किस प्रकार से उनके अधिकारों को जो है आपका उन्हें दिया जाता है, किस प्रकार से उन्हें सुविधाएं दी जाती है, ये सारी बातें लोक कल्याण के अंदर आती है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना संविधान के भाग 4 का मुख्य उद्देश्य है। पहला प्रश्न आपका ये बन जाता है। क्लियर ना? अब बात आती है कि आखिरकार ये कहां से लिया गया। तो ये जो भाग 4 है, ये हमने उस समय में आयरलैंड के संविधान को पढ़ाया। तो कहते हैं कि आयरलैंड का जो संविधान है उससे प्रेरित होकर के, उससे इंस्पायर्ड होकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे आखिरकार तो इसमें अनुच्छेद कौन से आएंगे। देखिए, भाग 4 आता है हमारे पूरे संविधान में 1 से लेकर के तो 395 आपके अनुच्छेद है। 22 भाग में बांटा गया संविधान को। और आर्टिकल उसमें, अनुच्छेद मतलब क्या, नियम नंबर मान लो आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद आपका 36 है, 36 से लेकर के 51 तक की हम बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है, कि क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कौन करेगा, सरकार करेगी। चाहे आपके गांव में सरपंच साहब की सरकार हो, आपकी विधानसभा में विधायक की सरकार हो साहब, मतलब राज्य के अंदर मुख्यमंत्री हो, विधायकों से मिलकर बनता है, या देश में संसद हो, ये कैसा काम आपके लिए करेंगे। क्लियर ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे देखिएगा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 का, अब का मैंने एक अलग से जोड़ दिया इसमें, यहां तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। हालांकि इसमें 51 तक है, 51 तक क्यों, 51 का जो है आपका वो अलग से जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें कि आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसकी हम बात आगे करने वाले हैं। तो आइए, संविधान हमने पढ़ा, आयरलैंड के संविधान से बातें हमारी प्रेरित है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका ही लोक कल्याण राज्य की स्थापना की बात करते, जो अपन ने ऑलरेडी बात करी। अब सबसे पहले आता है इसमें अनुच्छेद 36 है ना, आर्टिकल 36 ही क्या कहता है। देखिएगा, अनुच्छेद 36 कहता है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। क्या मतलब हुआ सर इसका? नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ठीक, उनके हिसाब से राज्य का मतलब क्या है। तो राज्य का मतलब है भैया सरकार। क्या बताएं? सरकार। कि सरकार जो है आपका वो किस प्रकार का काम करे, ये राज्य। तो राज्य का मतलब ये नहीं कि एमपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या बोलते हैं आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, भाई यहां राज्य का मतलब है सरकार। क्या बताएं? तो संविधान में ध्यान रखिएगा, राज्य शब्द जहां पर कुछ जगह यूज किया गया है, राज्य का मतलब वहां पे सरकार की बात चलती है, व्यवस्था की बात चलती है। क्लियर ना? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 37 क्या बोलता है? नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होते हुए भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर एग्जाम में आती है, होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है। साथ ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य कर्तव्य। कितनी बढ़िया बात है। देखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, प्रवर्तनीय शब्द, एनफोर्समेंट, है ना। देखिए क्या मतलब हुआ, राज्य को क्या करना चाहिए अपने राज्य कल्याण के लिए। इन बातों के लिए यदि कोई राज्य इसमें से कोई बात को फॉलो नहीं करता है तो नागरिक ने, हम जैसे अपन मध्य प्रदेश में, अपन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं पर भी है, हम वहां के नागरिक है। अब मान लो हमारी सरकार कोई इनमें जो नियम दे रखे उन नियमों में से किसी एक को फॉलो नहीं कर रही है। अब राज्य सरकार मान लो फॉलो नहीं कर रही है, तो अब अपन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे नहीं सरकार तुम इसको लागू करो, ठीक, तुम्हें लागू करना ही पड़ेगा। तो भैया देखो, ये राज्य की व्यवस्था पे डिपेंड करता है। संविधान ने बना के दे दिया कि आप इतना करो, ये आपको करना चाहिए। अभी डिपेंड करता है किसके ऊपर? पता है? राज्य की व्यवस्था के ऊपर। भाई राज्य की जैसी व्यवस्था होगी वैसा वो काम आपके लिए करता जाएगा। तो आप जबरदस्ती इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते, आप इन्हें प्रवर्तनीय नहीं करा सकते। ये बात समझ में आ गई। जबकि मौलिक अधिकार, इससे पहले वाला भाग है मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार जो है वो जहां आपके छीने जाते हैं वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे,
ठीक, और जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकार जहां छीने जाते हैं वहां पे सरकार को फटकार लगाएगा कि आप इस राज्य में नागरिकों के अधिकारों को आप छीन रहे हैं। क्लियर ना? तो याद रखिएगा कि संविधान का भाग 3 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, जबकि भाग 4 नहीं होता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर ना? यह बात आपको समझना है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। प्रवर्तनीय का मतलब उसके द्वारा लागू कराया जाना, ये बातें आप मान के चल सकते हैं। क्लियर ना? तो जहां पर इन नियमों में से कोई नियम मतलब सरकार फॉलो नहीं करेगी वहां पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कहने का इसका मतलब है। क्लियर ना? लेकिन क्या बोला उसने कि शासन की मूलभूत, क्या बताए, शासन में, सरकार चलाने में, ठीक, और कानून को बनाने में इनका बड़ा योगदान होगा। क्लियर ना? सरकार इनको पढ़ करके आज अब मैं आपको बताऊंगा आगे भाई, जैसे अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई गई, ठीक है, तो अब अनेक लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि सरकार फ्री की रेवड़ी बांट रही है। बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन अच्छा आपकी तरफ से, भाई आपका विचार हो सकता है। लेकिन देखिएगा अब सरकार ने इसे क्यों लागू कर दिया जब इस प्रकार की बात, क्योंकि सरकार ने किसको पढ़ा, भाग 4 को। सरकार ने देखा कि मध्य प्रदेश में अनेकों महिलाएं जो घरों में काम करती है, खेतों में काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं। भाई पुरुष की तो सैलरी, पुरुष का तो मतलब पुरुष के पास तो पैसा आता है, फसल से आता है, अलग माध्यम से आता है। जो महिला घर पे काम कर रही है केवल वो खाना बनाएगी, बच्चों को जो है आपका देखरेख करेगी, इसके अलावा उससे पैसे नहीं आते हैं। सरकार ने कहा कि क्या महिला को अधिकार नहीं है कि उसके पास भी कुछ पैसे हों, वो खुद की मर्जी से कुछ काम कर सके? तो सरकार ने कहा कि लोक कल्याण के राज्य का मतलब होता है, लोग मतलब महिला पुरुष सभी लोग होते हैं। तो कहा कि महिलाओं को भी क्या है बताएं, ठीक, इतना अधिकार होना चाहिए कि उनके पास कम से कम थोड़ा अमाउंट आता रहे, थोड़ा उनके पास रहे, उनके खाते में रहे, तो ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर ठीक वो कोई सा काम जो है अपने घर का बाजार जाकर के कर सकती, छोटा मोटा काम। तो ये कम से कम इतना होना भी चाहिए भाई। जब आर्थिक रूप से पुरुष के पैसे में, जेब में जो है पैसे होते हैं पुरुष की जेब में, तो महिला की जेब में पैसे क्यों नहीं हो सकते बताइए, मतलब उनके पास पैसे क्यों नहीं हो सकते भाई? समझा बात को? ये आपको समझना है। तो महिलाओं को भी पैसे रखने का अधिकार है, आर्थिक उनको भी बराबरी आपकी मिलनी चाहिए। इसके अनुसार जो है राज्य ने इस योजना को लागू किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। राज्य के निश्चित तत्व, तो कोई भी सरकार अपने राज्य के लिए, यदि आप जैसे किसी ने बोला कि हम गैस की टंकी बहुत सस्ते में देंगे, तो भैया उनने देखा कि राज्य की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा पैसे में टंकी को लेना पड़ रहा है, तो कम पैसे में यदि टंकी मिल जाती है तो राज्य की जनता का लाभ होता है। ये क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य। क्लियर ना? तो इस प्रकार की बात, इसीलिए मैंने कहा कि जो भाग में आज आपको पढ़ा रहा हूं ये विद्यार्थियों के लिए और विशेषकर उन नेताओं के लिए जो अभी कहते हैं ना, नव नियुक्त नेता या ठीक युवा नेता, उन युवा नेताओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब ये वाला। ठीक, आप नेता बनने जा रहे हैं तो आप, अच्छी बात है, आपको बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक, आप आगे बढ़े जीवन में, ठीक सब लोग। लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छी जगह पे जाएंगे, जनता का प्रतिनिधित्व तो करेंगे, ठीक है, तो जनता के लिए आपको क्या करना चाहिए ये आपको पढ़ना जरूरी है, ताकि इसके अनुसार आप अपनी योजना को बना सकें। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 37 क्या बोलता है। ये हो गया हमारा अगला आर्टिकल। बात है, देखिए आर्टिकल 38 क्या बोलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। कितनी अच्छी बात है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक, जजमेंट, जस्टिस। हमारे राज्य में जो नागरिक रहता है उसको समाज में भी न्याय मिले, सामाजिक। ऐसा नहीं है कि जातिवाद हो उसके साथ में, ठीक, उसको छुआछूत किया जाए। समाज के अंदर उसको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार, राज्य की सरकार ऐसा काम करे कि हर नागरिक को समाज में न्याय मिले, हर नागरिक को आर्थिक का मतलब इकोनॉमिकली, ठीक, ऐसा नहीं है भूखा मर रहा हो राज्य में रहने के बाद में, उस व्यक्ति को अधिकार मिले, कैसा, आर्थिक। और क्या बताइए आपका, राजनीतिक। ऐसा नहीं हो कि भाई गांव में कोई व्यक्ति गरीब है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। हिंदुस्तान में निवास करने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती हम भारत के लोगों से। हमारे संविधान में पढ़े लिखे लोग जो होते हैं आपके, वो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, ठीक, जो पढ़ाई लिखाई करके जाएंगे आपके, ठीक। लेकिन लीडरशिप, नेतागिरी के अंदर, नेतागिरी के भीतर जो है आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। यदि आपको ज्ञान है अपने देश का, अपने नागरिकों की समस्याओं से आप अच्छे तरीके से परिचित हो, तो आप चुनाव लड़ सकते हो, आपको अधिकार है। क्लियर ना? ठीक, ये बातें हैं। तो इसीलिए क्या बोला, सामाजिक न्याय मिले हमारे नागरिक को गांव के अंदर, फिर उसे कैसा न्याय मिले, आर्थिक, इकोनॉमिकली, एंड क्या बोले, राजनीतिक, कैसा, पॉलिटिकली।
आगे बात करें, आप देखो इसी में इन्होंने कुछ शब्द जोड़ दिए। एक दूसरा पॉइंट, आय, इनकम, भैया सबकी इनकम सही होनी चाहिए। सरकार का उत्तरदायित्व है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे भारत, मध्य प्रदेश में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हर नागरिक की आय ठीक ठाक हो, उसकी प्रतिष्ठा, उसका भाई सम्मान, इज्जत, है ना, सुविधाओं और अवसर। अवसर मतलब भाई आपकी वैकेंसी निकली, अब सपोज करें कोई वैकेंसी निकली और आपने एक ही जाति के लोगों को ले लिया उस वैकेंसी में, आपने पुलिस की 100 पोस्ट निकाली, थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए मैं आपको, ठीक, आप कोई भी उसे अन्यथा में ना लें। आप सपोज करें पुलिस की भर्ती निकली, आपने पता चला कि साहब परमार को ले लिया, सारे परमार आ गए उसके अंदर, तो क्या ये राज्य के साथ सही न्याय कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं। आपके राज्य में यदि मेवाड़ा है, वर्मा है, एनीथिंग, प्रजापति है, कोई भी है, ठीक है ना, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, राज्य का नागरिक है, राज्य में रहता है, टैक्स पेयर है वो भी अपने आप में, तो उसको राज्य में हर चीज में अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही जाति का व्यक्ति आपका चुनाव लड़ता रहे और वहीं आपका विधायक और मंत्री और नेता और सब बनता रहे। हर व्यक्ति के, हर समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, वास्तविकता यह कहती है। क्लियर ना? इसे आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, ठीक, मैं किसी पर्टिकुलर उसका बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी का हमारे देश में आज भी जातिवाद के आधार पर जो है चुनाव होता है। ऐसा लगता है कि राजा वाली परंपरा चल रही है कि साहब यही चलेगा, बस यही बनता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम संविधान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये बात है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर सबको मिले, अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। क्लियर ना? चलेगा। अनुच्छेद 39 की हम बात करते हैं, क्या बोलता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति जैसे तत्व है, जैसे देखिएगा, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। कितनी अच्छी बात कही गई। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष को नौकरी मिले, अपने जीवन को चलाने के लिए यदि किसी पुरुष को अवसर मिल रहा है, किसी में काम का रोजगार मिल रहा है, तो महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि आपके राज्य में पुरुष और महिला दोनों को, क्या बताएं, दोनों को एक प्रकार से क्या अवसर मिले, ठीक है ना, ठीक, दोनों को नौकरी के अंदर लिया जाए। समझ आप, समान रूप से। कितनी अच्छी बात की गई। संविधान निर्माताओं ने, इसीलिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान किसी देश का है तो हमारे हिंदुस्तान का है। कुछ बेवकूफ लोग गाली देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप पहले पढ़ो, लिखो, समझो, उसके बाद कमेंट करो संविधान के ऊपर, संविधान निर्माताओं के ऊपर, ठीक है, क्योंकि संविधान बहुत बेहतरीन बना हुआ है। हाँ, उसमें कुछ बातें हो सकती है जो किसी को समझ में ना आए, तो भाई समय समय पर हमारी सरकारें हैं, हम जनता वोट डालते हैं, वो संविधान में बदलाव करती है, संशोधन करती है, जो गलत है उसे हटा दिया जाता है, हटा दिया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में बदलाव करने की बात करता है, लेकिन आप कम से कम क्या है, उसे ये तो नहीं कहिए कि ऐसा है वैसा प्रकार की कमेंट करेंगे आप। तो संविधान सबसे अच्छा संविधान है समझने वाले के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। कितनी अच्छी बात लिखी। समुदाय मतलब कम्युनिटी। अब जैसे मान लो कुआं है आपके यहाँ पर, तालाब है, पानी है, खनिज है, मिट्टी है, आप बताओ, खनिज, मिट्टी मतलब जल, ठीक, इनका वितरण सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव में साहब एक पटेल साहब के पास बड़ा कुआं है, पानी है, तो पूरे गांव का कुआं जो है एक ही के पास में है, वो किसी को पानी नहीं दे रहा है। भाई प्राकृतिक चीजें हैं, राज्य का क्या उत्तरदायित्व है कि राज्य सरकार हर व्यक्ति को क्या बताए, उस पानी को दे, उस सुविधा को दे, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक बेचारा गरीब क्या है, भूखा मर रहा है। ये बात करता है हमारा संविधान, ठीक। अब जो इस वीडियो को देखेगा, यदि उसने वास्तव में सही तरीके से देखा, तो राज्य की व्यवस्था को समझ जाएगा वो, ठीक है ना, वो कभी भी इसे भूलेगा भी नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला, समुदाय मतलब कम्युनिटी। तो कैसा बताइए, भौतिक संसाधन कौन होते हैं? यही आपका मिट्टी, पानी, ये सब है ना, चलेगा, खदानें, इनका वितरण सही होना चाहिए। जमीन, संपत्ति, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। कितना अच्छा पॉइंट है। डिसेंट्रलाइजेशन, दो शब्द होते हैं, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब बंटवारा होता है। भाई मैंने कहा ना अभी कि ऐसा नहीं कि गांव में एक ही व्यक्ति के पास पूरे गांव की जमीन है, उस गांव में निवास करने वाले हर व्यक्ति के पास थोड़ा, भाई किसी के पास ज्यादा कम हो सकती है, कोई ज्यादा कम वाला, लेकिन किसी के पास ज्यादा है, पर बाकी अन्य लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूखे मर रहे हो, उनके पास भी आपका, उनको वितरण होना चाहिए। मतलब विकेंद्रीकरण, अलग अलग लोगों के पास में संपत्ति का होना, ठीक, वो कहलाएगा विकेंद्रीकरण। क्लियर ना? डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर ना? आइए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, हाँ, स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। यह उस समय बात कर दी गई कि महिला पुरुष यदि काम करते हैं तो उनको बराबर सैलरी मिले। ऐसा नहीं है कि पुरुष को मजदूरी आप 200 रुपए दे रहे हैं, महिला को 100 रुपए दे रहे हैं। भैया आप बराबर दो ना, ठीक, दोनों बराबर दो, ये दोनों काम बराबर आपका कर रहे हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि स्त्री और पुरुष कर्मकार, कर्मकार कौन होते हैं? जो कर्मचारी हमारे,
कि स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना। ऐसा नहीं कि छोटे से बच्चे उनसे काम करवाया जाए, सरकार का ये मतलब दायित्व है कि वो छोटे बच्चों की अवस्था को देखे कि भैया ऐसा नहीं कि उनको काम करना पड़ रहा मजबूरी में, बस छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई के लिए होते हैं, उनसे पढ़ाई लिखाई उनसे करवाई जाए। ठीक, ये नहीं कि उनसे आप फैक्ट्रियों में काम करवा रहे हो। तो क्या बोला कि सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु यथाशक्ति के अनुकूल ना हो। आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि मजबूरी में बच्चे को काम करने के लिए जाना पड़े। सरकार का उत्तरदायित्व है कि सरकार अपने राज्य में निवास करने वाले, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, हर व्यक्ति को क्या बताएं, ठीक व्यवस्थाएं प्रदान करे, हर व्यक्ति को सुविधाएं प्रदान करे। यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आप ऐसी सरकार को चुनने का ध्यान रखिएगा। क्लियर ना, कि आपको प्रयास करना है या सरकारों को ये बातें बताना है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना, आप समय समय याद दिलवाइए। ठीक है ना, ठीक, सरकार जिस सरकार को चुना आपने उसी को बताइए आप। ठीक है, चलेगा। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए बच्चों के लिए। भाई बच्चा जो है वही तो भविष्य बनेगा देश का, तो उसको उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। ठीक, ये सारी बातें आ जाएगी आपकी। और क्या दिया, बालकों तथा अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण नहीं होना चाहिए, यही बात की हम लोगों ने। नैतिक और आर्थिक परित्याग से सुरक्षा करना। अच्छा, ये जो शब्द है आपका, ये चा वाला जो है आपका ये पॉइंट, ये संविधान में 42वें संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 1976 में इंदिरा गांधी के समय जब भारत में आपातकाल लगा था, उस समय भारत के संविधान में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था, सबसे बड़ा संशोधन हुआ था। उसका नाम था 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 39 का क्या बोलता है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। भाई समान अवसर के आधार पर न्याय देना व्यक्ति को, व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। भाई बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, उनके साथ गलत होता है। अब मान लो कोई गलत घटना उनके साथ में होती है, तो क्या उनको सरकारी वकील करने का अधिकार नहीं है? क्या सबके पास पैसा बराबर होता है? भाई वकील करने आप गए तो आपको सरकार से निःशुल्क कानूनी सलाह मिले। आज है वर्तमान में कि निःशुल्क जो है सरकारी वकील आपको मिलते हैं जो आपका केस लड़ते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसा होता नहीं, आपको पता, पैसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति ज्यादा मरता है। ठीक, उसका शोषण ज्यादा होता है आज के समय में, लोग उसी को ज्यादा लूटते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन क्या बोला कि राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य के नागरिक को निःशुल्क कानूनी क्या बताए, सलाह उपलब्ध करवाए। क्लियर ना। आइए, ये भी कब जोड़ा गया, 42वें संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आइए अनुच्छेद 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब संविधान बना तो कहा गया कि भारत में ग्राम पंचायत बने। आपको पता है जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद 1993 में, मतलब 1950 के बाद 1993 तक का समय निकल गया, तब तक भारत में कोई व्यवस्थित पंचायत राज नहीं बना। 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके, बदलाव करके भारत में पंचायतों को संवैधानिक बनाया गया, पंचायतों को अपने अधिकार दिए गए। संविधान में 74वां संशोधन करके 1993 में जो शहर में होते नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, इनको संवैधानिक बनाया गया। जबकि 73वें में ग्राम में आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनकी स्थापना। बात की अनुच्छेद 40 का, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई थी बीच में, तो आइए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। संभवतः कुछ ये शायद छूटी हो आपकी, देखिएगा। जैसा कि हमने बात की अनुच्छेद 40 के तहत क्या कहा गया था कि भारत में जो है आपका ग्राम पंचायतों को संवैधानिक बनाया जाएगा, ये हमने चर्चा की। तो इससे हमने आगे बात की, हमने पढ़ा कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में, 92-93 में हमारी ग्राम पंचायतों के संविधान का दर्जा दिया गया, संवैधानिक उनको बनाया गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही जो है आपका नगर जो पंचायत होती है, शहरों में पंचायत होती है, उनको संवैधानिक बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। क्लियर ना, जो हमने अभी चर्चा की। आइए अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद आपका 41 की हम बात करें। क्या कहा है, कुछ दशाओं में, विशेषता बुढ़ापे में, बेरोजगारी में, बीमारी में, आसक्तता में, ठीक है, आदि दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ भारत में भाई ये कहा गया कि जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, अब बुजुर्ग होने के बाद सपोज करिए उसे उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, ठीक, तो अब क्या उस बुजुर्ग को खाना मिलने का अधिकार नहीं है? भाई उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसे खाना मिलना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बुढ़ापे में जो है आपका, ठीक, उसको सुविधाएं दी जाए। आपने देखा कि हमारे भारत में बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना चलती है, सरकार चलाती है। तो क्यों चलाती है?
क्योंकि भाई बात यह है कि व्यक्ति को बुजुर्ग के अंदर, बुढ़ापे के अंदर ठीक सहायता मिल जाए। कभी मान लो सपोज करे उसे घर परिवार वाले उसको छोड़ दे, उसे भगा दे, या आजकल आपने देखा वृद्धाश्रम चल रहे हैं बहुत सारे, तो बुढ़ापे में भी सरकार को उसको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगारी पर उसको ध्यान देना पड़ेगा। भाई बेरोजगार व्यक्ति है तो बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आगे मात्र बीमारी, कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी में व्यक्ति को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाई, जो आप सब जानते हैं पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य वाली योजना मानी जाती है। कितना बढ़िया, कितनी अच्छी योजना चलाई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में व्यक्ति जो है आपका, जो भारत का नागरिक है या दुनिया में कहीं भी देखें अपन, सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च करता है अपने परिवार में तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर करता है। भाई आप अच्छा खासा कमाते हो, ठीक, हर साल मान लो 4-5 लाख रुपए की आपकी इनकम होती है, पर आप सपोज कर बीमार हो जाते हो, ठीक, और आपको बड़ी बीमारी हो जाती है, भगवान न करे ऐसा कभी होता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ठीक आप अपना घर का पैसा तो लगा ही देते हैं, साथ में कर्ज भी लेते थे, ऐसा होता था। तो मोदी जी ने कहा कि भारत में गरीबी के पीछे कारण क्या है, गरीब होने का कारण यही है, लोग गरीबी के अंदर इसीलिए जाते हैं। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तो गरीब तो नहीं हटे, ठीक है ना, चलेगा, गरीब मतलब गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए। मोदी जी ने कहा गरीबी को हटाने के लिए आपको व्यक्ति के घर कहाँ पर पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की बचत हो जाए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाई और 5 लाख रुपए तक का आप सब जानते हैं इलाज परिवार को मिलता है, लोगों को मिलता है, और आज मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा है, हम देखते हैं। हालांकि कई सारे लोग इसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं अस्पताल वाले, लेकिन सरकार तो अपना काम कर रही है। भाई आप ये नहीं कह सकते सरकार अपना काम नहीं कर रही है। हाँ, व्यवस्था में कुछ लोग आपकी गड़बड़ कर रहे हैं तो ठीक है, उनको उनका मिल जाएगा, चलेगा, लेकिन आम नागरिक को इसका फायदा मिल रहा है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो बुढ़ापे में, बेरोजगारी में, बीमारी, अशक्तता, भाई कोई हाथ से पैर से अशक्त है आपका, ठीक, उसकी सहायता सरकार को करनी चाहिए। इसलिए सरकार विकलांग के लिए, दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग के लिए कई सारी योजना चली, काम उनको भाई रोजगार मतलब जॉब, शिक्षा, लोक सहायता, ये पाने का अधिकार देना चाहिए राज्य को, ये कहा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक ना, अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। क्या बोलता है, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध कराना। आप सब जानते हैं मातृत्व सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। आप सब जानते हैं जब माताएं गर्भवती होती है, बच्चे का भाई जन्म होने वाला होता है, जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो उस जो माता होती है उस माता को सही भोजन मिलेगा, सही प्रकार से प्रोटीन मिलेगा, तो वो माता स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। इसीलिए आपने देखा कि हमारी सोसाइटीज के अंदर, ठीक, हमारे गांव के अंदर, ठीक, या अलग अलग जगह पर आंगनवाड़ियों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इवन सभी राज्यों में, ठीक, जहां पर बालक का या बालिका का जन्म होता है, ठीक, वहां पर सरकारें माता को जो है कुछ पैसा सहायता के तौर पर देती है, ठीक है ना, जो कि पैसा उस बच्चे के सही लालन पोषण के लिए दिया जाता है। तो सोचिए आप, इस प्रकार की योजनाएं ये राज्य के कल्याण की योजनाएं हैं। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व आप समझ गए होंगे क्या मतलब है इसका, क्योंकि अधिकतर लोग किताबें पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है, नींद आती है उनको पढ़ने में, पर कुछ भी नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। कहने का मतलब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं से मतलब आसान है, ठीक, और हमारे लिए है समझने के लिए। आपने यदि अच्छे से वीडियो को पूरा देखा शुरू से एंड तक तो 100% आपको ऐसा समझ में आएगा और आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर इसमें हो जाएंगे। चलेगा, तो भैया मातृ सुरक्षा जो है आपका इसकी सहायता मिलनी चाहिए, ये कहा गया। और आप सब जानते हैं कि इसमें अलग अलग योजनाएं आपकी चलाई जा रही है। अब बात करें अनुच्छेद 43, कर्मचारी, जो कर्मचारी होते हैं हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, मजदूरी इतनी तो मिले कि उनका काम चल जाए, मतलब उनके घर जो है आपके लोग भूखा नहीं मरे, ठीक है ना भाई, इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। कुटीर उद्योग का विकास, सरकार का मानना यह है कि जो नागरिक आपका जो मजदूर है, कर्मचारी, उसे अच्छा पैसा मिले, ठीक, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग आपके स्थापित किया जाए कि लोगों को रोजगार मिले। इसी में आपका दे रखा है सहकारी समितियों का उन्नयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही जोड़ा गया आपका। देखो हमारे संविधान में 97वें नंबर का संशोधन किया गया, 97वां, उसमें कहा गया कि सहकारी समिति जो होती है गांव में, जो सोसाइटी वगैरह चलती है हमारी, ठीक, उनके उन्नयन की बात की गई है। क्लियर ना। आगे अनुच्छेद 44, वेरी वेरी आईएमपी आपकी परीक्षा का, क्योंकि आजकल इसमें बात चल भी रही है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। जब संविधान बनाया तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो भी सरकार, जो राज्य होगा, उसका ये उत्तरदायित्व रहेगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि राज्य के नागरिकों के लिए एक जैसे कानून रहे। और वास्तविकता में आज हिंदुस्तान में एक जैसे कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ लोग
नहीं चाहते कि ये कानून आपका देश के अंदर लागू हो, जबकि आपको पता है कि गोवा भारत का पहला प्रदेश है जिस प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता कानून लागू है। कहां पे? गोवा में। गोवा के हर नागरिक के लिए विवाह की जो परंपराएं हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सबके लिए एक समान है। ठीक, आपने देखा हिंदुओं में विवाह होता है, यदि एक विवाह टूटता है दूसरे विवाह के लिए पहले पूरे कोर्ट से मामला सॉल्व होता है, उसके बाद सेकंड विवाह आपका होता है। ये सारे नियम रहते हैं। ठीक, लेकिन कई सारे समुदाय ऐसे हैं, जैसे कि मुसलमानों में था 3 बार तलाक बोलो, हालांकि आजकल खत्म कर दिया उसको, और अगली शादी कर लो, फिर अगली कर लो। ऐसे करते 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 इन लोगों ने जनसंख्या भारत में बहुत सारी बढ़ा दी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारी चीजें हैं। ठीक है ना? ठीक, वास्तविकता देखिएगा, आपको लगेगा शायद किसी को लगे बुरा, लेकिन वास्तविकता यही है। ठीक है ना? कि भारत में जनसंख्या में खास करके ठीक माइनॉरिटीज में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा बढ़ी। ठीक है ना? कहीं ना कहीं कारण यही रहा। आप देखिए आज सरकारी अस्पतालों के अंदर सबसे अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ कोई लेता तो मुसलमान लेता रहा भारत का। बिल्कुल रियलिटी है, आप जाके देख लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको अधिकतर हिंदू लोग मिलेंगे, अन्य मिलेंगे। तो साहब इसी बात बुरी मानने वाली बात नहीं है, लेकिन आप समझिए राज्य व्यवस्था को, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सरकार समाज के हर वर्ग को लाभ मिलना चाहिए, ये रियलिटी है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो इसलिए सरकार ऐसी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 44 क्या बोलते हैं? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर ना? अगला अनुच्छेद पे तो वेरी इंपॉर्टेंट भैया, किस राज्य में लागू है ये? गोवा। ये आपको ध्यान रखना, अभी पूरे भारत में लागू होने की बात चल रही है। चलिएगा, ठीक, ये संविधान बनाने वालों ने उस समय ही लागू बोल दिया था कि ऐसा हो सरकारों को करना चाहिए, पर अभी तक लागू नहीं हुआ। हाँ, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, उनकी देखभाल, ये हमारे संविधान में 2002 में 86वें नंबर का अमेंडमेंट इन्हें संशोधन किया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर ना? कि 6 वर्ष से कम उम्र की आयु के छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, उन बच्चों को देखभाल अच्छी होनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि वो बचपन से ही जो है 3 साल 4 साल से ही अपना पढ़ना लिखना पढ़ाई लिखाई शुरू मतलब उनकी कर दें। ठीक, ताकि वो लोग आगे जाके बेहतर करें। चलेगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST और अन्य जो दुर्बल वर्ग, जो कमजोर वर्ग है, हमारे वीक वर्ग है, ठीक, उनके शिक्षा एजुकेशन और अर्थ मतलब उनका पैसा, आर्थिक गतिविधियां के हितों की अभिवृद्धि करने का प्रयास करना। सरकार का उत्तरदायित्व है कि हमारे राज्य में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनके पास जमीन संपत्ति नहीं होती है, बहुत कम होती, ना के बराबर होती है, तो बहुत पिछड़े हुए हैं, जिन्हें जातिवाद के नाम पर बहुत पीछे कर दिया गया है, ठीक, ऐसे हमारे समाज के लोगों को हमें ठीक आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, ठीक, उनको अर्थ संबंधित पैसे संबंधित उनको सहायता करना चाहिए। सरकार ऐसा काम करे कि SC ST और जो अभी दुर्बल वर्ग है, वीक वर्ग है ना, वीक क्लास है, उन सारी क्लास को आगे बढ़ाने का कार्य करे। क्लियर ना? गरीबी से उनको ऊपर लाने का प्रयास करे, ये आपका अनुच्छेद 46 कहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण आहार, बहुत अच्छी बात है, स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानकर मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अब समझिए क्या लाइन बोलना चाहता, देखो क्या बोला, पोषाहार, लोगों को अच्छा भोजन मिले खाने के लिए, समझ रहे आप, ताकि व्यक्ति बेहतर स्वस्थ रहे। ठीक है ना? जीवन स्तर, जो लिविंग आपका लेवल होता है स्टैंडर्ड, वो अच्छा हो, जीवन जीने का स्तर, ठीक, वो अच्छा होना चाहिए। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि राज्य के नागरिक जो हैं, ठीक, उन्हें खाना अच्छा मिले, उनका जीवन स्तर, ठीक, जो आपका होता है वो अच्छा रहे। साथ में क्या बताइए, स्वास्थ्य की बात की गई, प्राथमिक कर्तव्य मानना चाहिए। स्वास्थ्य जो है आपका ये चीज प्राथमिक होनी चाहिए राज्य के लिए, सरकार के लिए प्राथमिक होनी चाहिए कि व्यक्ति को अच्छा खाना मिले, ठीक, उसका जीवन स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड हो जीवन का, और क्या बताया, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये प्राथमिक आपका कर्तव्य मानना। तथा मादक पेय पदार्थ, नशीले पदार्थ जो हानिकारक होते हैं, ठीक, उनका प्रतिशत, उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक, इस प्रकार की राज्य की सरकार आपकी होनी चाहिए। क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला फिर है कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 48 आपका, तो जो 48 है आपका, ठीक, 48 क्या कहता है, देखिएगा 48 कहता है कृषि तथा पशुपालन। देखिए अब खेतीबाड़ी की बात कर ली, कृषि और पशुपालन का संगठन, भाई आप सब जानते हैं हमारा भारत देश किसानों का देश है, और किसान बिना पशुओं के तो हम कह सकते हैं संपूर्ण कंप्लीट किसानों से नहीं कह सकते आप, क्योंकि भाई आपके खेतों के साथ में आपके जो है हमारे गाय भैंस वगैरह होते हैं, इनका होना भी, पशुओं का होना भी जरूरी है। ठीक, और वैसे भी हम गाय को तो हमारी माता मान के चलते, और माता है हमारे लिए हमारी गाय, चलेगा। तो कृषि और पशुपालन जो है आपका, ठीक, उसका संगठन सरकार व्यवस्थित रूप से करवाए, साथ में आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से क्या प्रणालियों के अनुसार करना, तथा गायों बछड़ों, गाय और उनके बछड़े जो होते हैं वह अन्य दुधारू व वाहक पशु, वाहक मतलब जो माल को लेके जाते हैं, वाहक पशुओं
कि नस्लों की परीक्षण, नई नस्ल की, अच्छी नस्ल के मतलब पशु आपके हो राज्य के अंदर, जिनसे राज्य को मतलब व्यक्ति को फायदा हो, कुल मिला करके सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करना। क्या बात करी भाई, इनके वध का उनका वध नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं कसाई खाने होते हैं, गायों को काटा जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तो हमारे खाने पीने का आपकी आज़ादी है, जो है आपका स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र देश के लोग हैं। अरे कमीनो, ठीक है ना, तुम लोगों को मर जाना चाहिए, तुम गाय को काटते हो। भारत की राष्ट्र, हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र की हम माता मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इन जीवों का वध करना, कहीं ना कहीं उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, ठीक, ये आपका कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, चलिएगा। हाँ देखिएगा, तो हमने बात की, क्या बताइए, इस प्रकार से कि हमारे भारत में कृषि और पशुपालन का संगठन करना आधुनिक तरीके से, गाय बछड़े का इनका, तो इनकी बात की गई अनुच्छेद 48 के अंदर। आगे 48 का में क्या बात की, अब देखिएगा, किसान है, ठीक, पशुपालन है, तो पर्यावरण भी उसे जुड़ा हुआ है आपका। तो 48 का बाद में जोड़ा गया, क्या कहा गया, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये आपका जोड़ा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 49, वेरी वेरी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। भाई नेशनल लेवल के जो हमारे स्मारक है, ठीक, उनका संरक्षण करना सरकार का उत्तरदायित्व है। क्लियर ना। जैसे हमारे राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल बनाए गए महल थे, हमारे प्राचीन समय के बड़े बड़े मंदिर बने, ठीक, इन मंदिरों का, इन महलों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए। क्लियर ना। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 50, क्या बोलता है, राज्य की लोक सेवाओं में, लोक सेवा मतलब, ठीक, जो हम लोग सरकारी काम करवाते हैं अपने, लोक सेवाओं में कार्यपालिका, क्या बताया, कार्यपालिका, कार्यपालिका में द एग्जीक्यूटिव, सरकार कार्यपालिका में कौन आता है, तो कार्यपालिका को बोलते द एग्जीक्यूटिव, है ना। कहने का मतलब ये, हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है, महान्यायवादी होता है, इनसे मिलकर बनती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है जो देश में योजनाओं को चलाते हैं, रेगुलेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक, उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका, ठीक, और न्यायपालिका जो हमें न्याय देती है, जैसे हमारे वकील, हमारे जिला कोर्ट और क्या बोलते हैं आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका मतलब सरकार और न्यायपालिका यानी न्याय, इन दोनों का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ये दोनों स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्यपालिका ने प्रधानमंत्री का दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो, ठीक, ये दोनों काम अपने अपने, सुप्रीम कोर्ट अपना निष्पक्ष काम अलग करे, ठीक, और यहां पर सरकार अपना काम स्पष्ट अलग करे। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करने की बात कही गई है अनुच्छेद आपके 50 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल लेवल की, क्या बताया आपका, पीस, सुरक्षा, सिक्योरिटी, और क्या बताइए कि अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहित देने का प्रयास करना। कुल मिलाकर बात यह है कि अब देखो, इसमें भी राज्य का, कि सरकार का ये सरकार जो बनती है, चाहे वो मोदी जी की सरकार केंद्र की हो, चाहे राज्य की सरकार हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मामले मोदी सरकार के पास, सेंट्रल सरकार के पास में होता है। तो हमारी सरकार, हमारा राज्य जो है आपका, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति स्थापित करने की बात करे, कोई विवाद होता है तो किसी की मध्यस्थता में वो आपका निपटाया जाए, ऐसी बात की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 51, आपका यह हो गया 51 का। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग से जुड़ा है। देखिएगा, संविधान में भाग 4, क्या बताएं, भाग 4, भाग 4 में नया जुड़ा आपका भाग 4 का, क्या, भाग 4 का, ठीक, इसमें अनुच्छेद आपका 51 का जोड़ा गया। तो इसको जोड़ करके और फिर हमने क्या बताया, हम नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्य, बता, हम जो नागरिक है, ठीक, हमारा, अब सरकार ने तो कर दिया कि सरकार कैसी होनी चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक क्या बताया कि सरकार को ऐसा 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 करना चाहिए, सरकार ऐसी बननी चाहिए। पर भैया हम नागरिक हैं, हम सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं, हम इस देश में जो ईश्वर ने हमें प्राकृतिक संसाधन दिए, हम उनका उपयोग करते हैं, तो हमारा भी तो एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने आज़ादी के दीवानों के प्रति हम अपना कर्तव्य निभाएं। तो हमारे भारत के संविधान में 1976 में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिनकी हम बात करेंगे। क्लियर ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे,
पर कोई विशेष ध्यान आपका नहीं दिया गया। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार थे, है ना। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, उस आपातकाल के दौरान हमारे संविधान में सबसे बड़ा संशोधन किया गया, जिसे बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। कौन सा बताएं? 42th अमेंडमेंट। क्लियर ना। ये इसे लघु संविधान भी कहा गया कुछ जगह पर। क्यों? हमारे संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव कर दिया था। जो हमारी प्रस्तावना होती संविधान की, ठीक उस प्रस्तावना में शब्दों को जोड़ दिया गया था, और ऐसी कई सारी ऐसी बातें हुई थी जिसमें देश में बहुत सारा कुछ गड़बड़ भी हुआ था। कुछ अच्छे काम हुए, लेकिन बुरे काम भी बहुत ज्यादा हुए थे नागरिकों के साथ में। चलिएगा देखते हैं। लेकिन हाँ, अब देखिए, तो हमारे संविधान में कौन सा बताइए, इस समय में कौन सा बताइए? 76वां। कौन सा बताएं? ठीक, देखो ये 1976 में, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 1976 में, 1976 में 42वां। कौन सा बताएं? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में भाग 4 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 में 51 का जोड़ा गया, ठीक है ना। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की बात की गई, तो हमें 10 मौलिक कर्तव्य आपके दिए गए, ठीक है ना, जो कि उस समय की बनी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मतलब उस समय क्या था, इंदिरा गांधी के समय सरदार स्वर्ण सिंह जी के नाम से एक समिति बनी थी। उस समिति ने कहा था, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य ऑलरेडी रूस के संविधान में थे, तो रूस के संविधान से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्लियर ना। कब? 1976 में। ठीक, संविधान में संशोधन कौन सा था आपका? 42वां। कौन सा बताएं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्लियर ना। जो मौलिक कर्तव्य मैं आपको एक अलग वीडियो में अगले उसमें पढ़ाऊंगा। क्लियर ना। अब ये पढ़ने केवल इसकी बात की। देखिएगा आगे, वर्तमान में मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11। मतलब 11 हो चुके। क्यों? क्योंकि 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य जो था आपका, वो संविधान में 2002 में 86वें नंबर का संशोधन किया था। कौन सा बताएं? 86 नंबर का संविधान में बदलाव करके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किनके लिए? माता पिता के लिए। कि हर माता पिता जो होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, माता पिता, अभिभावक या जो भी उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं, उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान करे, पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित करे, ताकि बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटे। तो संविधान के अनुच्छेद 21 का में छोटे बच्चे का ये अधिकार है, जबकि 51 जो मौलिक कर्तव्य है उसमें माता पिता का कर्तव्य है। तो माता पिता का तो कर्तव्य है शिक्षा बच्चे को देना, दिलवाना, और बच्चे का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 51 का में कि वो उसे निःशुल्क राज्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये दो जगह की अलग अलग बातें हैं। तो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार से देखिए, हम लोगों ने आज कुल मिलाकर के संविधान के भाग 4 को समझा। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि सरकार अपने राज्य के प्रति कैसा काम करेगी, क्या करना चाहिए, वो सारी बातें पढ़ी। यदि यहाँ पे आपको किसी भी अनुच्छेद में डाउट लगता है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट्स करके आप उसे बताइएगा। संभवतः क्योंकि हम मनुष्य हैं, वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है। फिर भी मैंने प्रयास किया है बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का। मुझे पता है आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, अच्छे से देखा, एक बार देखिएगा, फिर दूसरी बार कभी एक बार देख लीजिएगा, 1 से 2 बार आप देखेंगे, आपको ये याद ही हो जाएगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है आपका जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं विशेष करके, या SSC लेवल के एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बड़े से बड़े, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक में आपके क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। आपको ध्यान रखना है, भाग 4 जो है आपका, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है, जबकि भाग 3 होता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों, ठीक, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को भी साझा करिएगा। मैं प्रयास करूंगा आपके लिए कि और भी बेहतर जानकारी के अलग अलग वीडियो आपको लेकर आता रहूं, ताकि आपको आपकी पढ़ाई में वो हेल्प करे। क्लियर ना। तो जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।